बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं फिजिक्स 11 चैप्टर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। चैप्टर का नाम है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नेचुरल फाउंडेशन। तो पहला जो एमसीक्यू हमारे पास है, इफ अ लॉन्ग होलो कॉपर पाइप कैरीज अ डायरेक्ट करंट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट विल बी ओनली आउटसाइड द पाइप। जो हमारे पास पाइप होगा, अगर उसके अंदर से डायरेक्ट करंट हम गुजार रहे हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सिर्फ आउटसाइड द पाइप क्रिएट होगा। सेकंड एमसीक्यू, a 0.5 long straight wire in which current of 3.2 ampere is flowing is kept at a right angle to a uniform magnetic field of 2.0 Tesla. The force acting on the wire will be। तो एक हमारे पास वायर है, ठीक है, उसके अंदर से 3.2 एम्पेयर करंट गुजर रहा है और वायर की लेंथ भी हमें बता दी 0.5 मीटर, ठीक है, और उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड लग रही है जो कि 2 टेस्ला की है। उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी हमने वो कैलकुलेट करनी है। तो फोर्स का हमारे पास सीधा सीधा फार्मूला होता है F इजिकल टू बी आई एल साइन थीटा। बी मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट, एल लेंथ और थीटा जो है एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा जो है एंगल हम लोग 90 इसलिए लेंगे क्योंकि लिखा हुआ है इसके एट राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। तो सिंपल कैलकुलेशन है, आंसर आ जाएगा हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू 3.2 न्यूटन, ठीक है। इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा डी जो कि 3.2 न्यूटन। Third MCQ, an electron and a proton enter a magnetic field with the same velocity. Which of the following is the ratio of their acceleration? तो देखें ये जो एमसीक्यूज है ना, इस तरह के एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि एमडी कैट, एनईटी, आगे जितने भी इंशाल्लाह आप टेस्ट देंगे, इंजीनियरिंग वाले हैं तो एनईटी की तरफ जाएंगे, बायो वाले हैं तो एमडी कैट की तरफ जाएंगे। तो इस तरह के एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जरा और से समझना है कि इन तरह के एमसीक्यूज को सॉल्व किस तरह करना है। रटा नहीं लगाना, मैं बताऊंगा सॉल्व किस तरह करना है। तो देखें एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रही है और सेम वेलोसिटी के साथ। तो हम लोगों को पूछा गया कि उनकी जो एक्सेलरेशन होगी, ऑब्वियसली कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगी अगर वो एंटर करें मैग्नेटिक फील्ड में, तो उनकी जो एक्सेलरेशन होगी उनका रेशियो बताना है, ठीक है। अब रेशियो इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। ये देखना है कि इस एमसीक्यू के अंदर क्या पूछा गया। इस एमसीक्यू के अंदर इलेक्ट्रॉन का पहले दिख रहा है, प्रोटॉन का बाद में दिख रहा है। इसका मतलब जो रेशियो होगी वो इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन लिखेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। न्यूटन के सेकंड लॉ ने हमें बता दिया कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ ओवर एम, फोर्स ओवर मास, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन की कोई और एक्सेलरेशन होगी, प्रोटॉन की कोई और एक्सेलरेशन होगी, इसलिए इनको नाम दे देते हैं। इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन को मैं ए कह देता हूँ, प्रोटॉन की एक्सेलरेशन को ए कह देता हूँ, ठीक है। अब इज इक्वल टू फोर्स आपके पास दोनों के लिए सेम है। फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है, वो दोनों के लिए सेम होगी। ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो उनके ऊपर फोर्स जो होगी वो भी सेम ही होगी, ठीक है। तो उसको हम एफ ही रहने देते हैं, एफ ई एफ पी नहीं कहते, बस एफ। और मैस जो है डिफरेंट होगा, मैस भी डिफरेंट होगा। इलेक्ट्रॉन का मैस और होता है, प्रोटॉन का मैस और होता है, सिंपल सी बात है। तो इसलिए नाम डिफरेंट दे देते हैं। अब जब फार्मूला में हम लोग लिखेंगे तो फोर्स फोर्स कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे मौजूद है। एंड में आपके पास रह जाएगा ए ओवर ए पी इज इक्वल टू एम पी ओवर एम बी। अब ये उल्टा क्यों हो गया? एम पी ओवर एम ई क्यों है? क्योंकि पहले 1 ओवर एम ई ओवर 1 ओवर एम पी था, ठीक है, उसको उल्टा किया तो हम लोगों ने बन गया एम पी ओवर एम ई। तो फाइनल जो आंसर आपके पास होगा, इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन टू प्रोटॉन की रिलेशन, सॉरी इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन टू प्रोटॉन की एक्सेलरेशन, वो हमारे पास हो जाएगी मैस ऑफ प्रोटॉन ओवर मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एम पी ओवर एम ई। अब देखिए इस रिलेशन से हमें क्या बात समझ लगती है, जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी ना उस पार्टिकल का मैस उतना कम होगा, ठीक है। जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी किसी पार्टिकल के अंदर उसका मैस उतना कम होगा। अब इलेक्ट्रॉन का मैस कम होता है तो उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, ठीक है, और प्रोटॉन के साथ उल्टा हो जाएगा। तो ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। तो इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा बी जो कि एम पी ओवर एम बी। फोर्थ एमसीक्यू, इफ चार्ज पार्टिकल एंटर्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड देन इट्स पाथ विल बी। तो देखें आगे एक चार्ज पार्टिकल है, सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है, किसी एंगल के साथ एंटर करेगा, वो एंगल क्या है? 60 डिग्री। उसका पाथ क्या होगा? तो आपने याद रखना है कि जब भी कोई पार्टिकल एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वो किसी एंगल से एंटर करेगा। अब या तो वो एंगल होगा 0, 90, 180 या उसके अलावा कोई ना कोई एंगल, ठीक है। जब वो एंगल 0 और 180 होगा ना तो आपने याद रखना है कि उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा पार्टिकल, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा। अगर वो एंगल 90 डिग्री हुआ तो वो जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ठीक है। तीन एंगल में आपको क्या है? 0, 90, 180। 0 और 180 में क्या होगा? स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। 90 डिग्री में क्या होगा? सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। इसके अलावा इन तीन एंगल के अलावा जो भी कोई एंगल आपके पास होगा, अगर इन तीन एंगल के अलावा कोई भी एंगल आपके पास होगा तो वो पार्टिकल जो है हेलिकल पाथ में मूव करेगा, ठीक है।
Fifth MCQ. An electron is revolving in a circular path of radius r in a magnetic field. If the magnetic field is half, then the radius will be. तो देखिए ये मैंने आपको पहले बताया किस तरह के MCQ आते होते हैं, ठीक है। तो इनको जरा समझना है आपने। एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। अब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हो, सर्कुलर पाथ का कोई ना कोई रेडियस होगा, उस रेडियस को हम आर कह देते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। उस मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम हाफ कर दें तो जो नया रेडियस होगा वो क्या होगा। तो देखें, इसके लिए हम पहले एक फार्मूला बना लेते हैं रेडियस के लिए, ठीक है। उस फार्मूले में रेडियस भी होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड भी होना चाहिए। तो फार्मूला ऐसे बनाते हैं कि एफ बी इज इक्वल टू एफ सी। एफ बी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स है, और एफ सी आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स है। और वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, उसको कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होगी, ठीक है। उस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स कह देते हैं, ठीक है। तो मतलब मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है सेम होगी, तो एफ बी इक्वल टू एफ सी हो गया। समझ आ गई इतनी बात। एफ बी की जगह हम लिख देते हैं क्यू वी बी, ठीक है, ये फार्मूला पड़ा हुआ है। एफ सी की जगह हम लिख देते हैं एम बी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है, दोनों साइडों पे वी वी कैंसिल हो जाएगा, तो एंड में रह जाएगा आर इज इक्वल टू एम वी ओवर क्यू बी, ठीक। ये हमने फार्मूला बना लिया। अब इस फार्मूला के अंदर हम लोग क्या कर लेते हैं, आर नोट इज इक्वल टू एम वी ओवर क्यू बी नोट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो नया रेडियस है ना, उसको हम आर नोट कह लेते हैं, ठीक है। अब मैस चेंज नहीं हो रहा, ना ही वेलोसिटी चेंज हो रही और ना ही चार्ज चेंज हो रहा, ठीक है। पार्टिकल तो वही है, इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है, वो तो नहीं चेंज हो रहा। तो इसलिए ये वैसे के वैसे रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं, इसलिए बी नोट होगा यहाँ पे, ठीक है। जो नई मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको बी नोट कह देते हैं। अब जो नई मैग्नेटिक फील्ड है वो पुरानी वाली मैग्नेटिक फील्ड का हाफ है, ठीक है, हमने हाफ कर दिया, तो इसलिए बी बाई टू लिख दिया, बी बाई टू लिख दिया। अब टू जो है डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, टू बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा टू एम बी ओवर क्यू बी। एम बी ओवर क्यू बी तो हमारे पास आर के इक्वल था, तो आर नोट इक्वल टू आर हो जाएगा, तो इससे हम आंसर हो जाएगा सी जो है टू आर। सिक्स MCQ, which of the following particle in motion cannot be deflected by magnetic field। कौन सा पार्टिकल है जो मोशन में हो और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो ऑब्वियसली ऐसा कोई पार्टिकल होगा जिसके अंदर कुछ चार्ज नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी बी, ठीक है। अगर हम क्यू को जीरो कर दें तो फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगी। मैग्नेटिक फोर्स ही जीरो हो जाएगी तो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। डिफ्लेक्ट का मतलब है अपने जो पाथ है उससे पाथ को चेंज करना, ठीक है। जैसे अगर सीधा जा रहा हो, सीधा जाते जाते राइट मुड़ जाए तो ये डिफ्लेक्शन है। तो अगर कोई चार्ज ही नहीं होगा, ठीक है, पार्टिकल के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होगा तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, और कोई फोर्स नहीं लगेगी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी। तो ऐसा हमारे पास पार्टिकल सिर्फ एक ही होते हैं जो कि न्यूट्रॉन। तो इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा डी जो कि न्यूट्रॉन। सेवंथ एमसीक्यू, a proton and alpha particle moving with the same velocity enter a magnetic field perpendicularly। एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, सेम वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहे हैं परपेंडिकुलरली। Which of the following is the ratio of radius of circular path of proton to alpha particle। प्रोटॉन ऊपर, अल्फा पार्टिकल नीचे, ठीक है। अब जो है परपेंडिकुलरली मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो मतलब सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे। सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे तो कोई रेडियस होगा। अब उस रेडियस का ही हमने रेशियो निकालना है, समझ आ गई। तो रेडियस का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, आर इक्वल टू एम वी ओवर क्यू भी लिख लिया। तो प्रोटॉन टू अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन ऊपर अल्फा पार्टिकल नीचे है, तो आर पी ओवर आर ए। ये जो आर ए होता है ना, ये अल्फा का साइन होता है, ठीक है। इसको अल्फा भी पढ़ते हैं हम लोग, बल्कि अल्फा ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमने रेडियस की जगह सारी वैल्यू कर दी। अब देखें यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि हमने क्यू ई लिखा हुआ है, प्रोटॉन की जगह पे क्यू पी होना चाहिए ना, चार्ज तो प्रोटॉन का है तो क्यू पी होना चाहिए, हमने क्यू ई क्यों लिखा। तो देखें जो प्रोटॉन होते हैं ना और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन दोनों का चार्ज जो है सेम होता है, बस साइन का डिफरेंट होता है, ठीक है। चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस साइन का डिफरेंट होता है। तो इसलिए मैं अगर क्यू पी लिखूं, क्यू ई लिखूं तो बात एक ही है, ठीक है। अगले स्टेप में एम पी इंटू वी ओवर इलेक्ट्रॉन इंटू पी होल डिवाइडेड बाय 4 MP इंटू वी डिवाइडेड बाय 2E इंटू वी। तो अब देखिए ये मैंने अल्फा पार्टिकल का जो मैस है उसकी जगह 4 MP कैसे डाला। तो देखिए जो अल्फा पार्टिकल होता है ना वो एक बड़ा पार्टिकल होता है, भारी पार्टिकल होता है, तो उसका जो मैस होता है ना वो 4 प्रोटॉन के बराबर होता है। 4 प्रोटॉन का मैस एक तरफ, अल्फा पार्टिकल का मैस एक तरफ, तो इसलिए मैं अल्फा पार्टिकल के मैस की जगह 4 MP यानी 4 प्रोटॉन का मैस लिख सकता हूँ। इसी तरह अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है ना वो भी ज्यादा होता है। एक अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होगा ना वो 2 प्रोटॉन या 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा। तो इसलिए मैं एक अल्फा पार्टिकल के चार्ज के बराबर में 2 इलेक्ट्रॉन या 2 प्रोटॉन का चार्ज लिख सकता हूँ, तो 2 ही लिख सकता हूँ, ठीक है।
तो सारे टर्म सेम है, कैंसिल हो जाएगी, एंड में हमारे पास रह जाएगा सिंप्लीफाई करके 1/2। इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा ए, जो कि है 1/2। 8th MCQ, a charged particle is moving in a uniform magnetic field in a circle. The radius of the circular path is r. If the energy of the particle is double, then the radius will be। एक चार्ज पार्टिकल है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, वो रेडियस होगा, रेडियस को हम आर कह देते हैं, कैपिटल आर कह देते हैं। अब उसकी कोई ना कोई एनर्जी भी होगी, ठीक है। कह रहे हैं उस एनर्जी को मैं डबल कर देता हूँ, तो उसका जो नया रेडियस होगा, एनर्जी ज्यादा करेंगे, डबल करेंगे तो रेडियस भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। उस नए रेडियस को फाइंड करना है, बस इतनी सी बात है। तो इसलिए पहले रेडियस का फॉर्मूला लिख लेते हैं, रेडियस का फॉर्मूला लिख लेते हैं, आर इक्वल टू एम वी ओवर क्यू बी। अब देखें यहाँ पे रेडियस का फॉर्मूले के अंदर जब हमने एनर्जी ज्यादा की, डबल की, तो मैथ नहीं चेंज होगा, मैथ तो वही रहेगा, ठीक ठीक है। और चार्ज भी नहीं चेंज हो सकता, और ना ही जो है मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो सकती। एक चीज जो चेंज होगी वो होगी वेलोसिटी, ठीक है। एनर्जी ज्यादा करूंगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो उस वेलोसिटी को हम लिख लेते हैं वी नॉट। अब हमने वेलोसिटी और एनर्जी इन दोनों का रिलेशन हम लोगों ने समझना है, तो इसके लिए मैं लिख लेता हूँ ई इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। वेलोसिटी को एक साइड पे ले जाता हूँ, ठीक है। नई वेलोसिटी को हम वी नॉट कह देते हैं, एनर्जी को, नई एनर्जी को ई नॉट कह देते हैं, ठीक है। अब जो ई नॉट है वो 2e के बराबर है, एनर्जी डबल की है, तो ई नॉट की जगह 2e लिख दिया, तो आ गया वी नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू वी। इस वी नॉट को हमने डाल दिया आर नॉट के फॉर्मूले में, ठीक है। आर नॉट के फॉर्मूले में डाला तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 अलहदा आ गया, एम वी इंटू क्यू बी आ गया। एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी, ये आर के इक्वल था, तो हमारे पास आ गया आर नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू आर। तो इस एमसीक्यू का आंसर हो गया सी, जो है स्क्वायर रूट ऑफ 2r, ठीक है। 9th MCQ, positively charged particle moving with velocity 3.1 into 10 to the power 5 meter per second, normal to uniform magnetic field of a magnitude 5.4 into 10 to the power minus 5 Tesla. Particle experiences force of 8.1 into 10 to the power minus 16 Newton. The charge on particle is। तो सिंपल सी बात, ये तो फार्मूला, बस फार्मूला है, गिवन है, उसने वैल्यू डाल दी है। फार्मूला क्या है, फोर्स इज टू क्यू वी बी साइन थीटा। नोन क्वांटिटीज को एक साइड पे ले जाओ, अननोन क्वांटिटीज को एक साइड पे ले जाओ, ठीक है। चार्ज फाइंड करना है, अननोन है, एक साइड पे ले गए। फोर्स, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, एंगल नोन है, एक साइड पे ले गए। वैल्यूज पुट की, आंसर निकाला, क्यू इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻17 कूलम आ गया, ठीक है। इस आंसर आंसर हो गया डी, जो है 4.8 इंटू 10⁻17 कूलम। 9th MCQ, a proton is moving along the axis of a solenoid। सोलिनॉइड क्या होता है? सोलिनॉइड आप लोगों को पता होना चाहिए, चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन बता देता हूँ। सोलिनॉइड होता है कि अगर मैं किसी तार को लूं और उसको गोल गोल पे, स्प्रिंग जैसे होता है, हाँ आपके पास जैसे स्प्रिंग होता है, ठीक है, उसको सोलिनॉइड कहेंगे। तो उसके अंदर से जब हम करंट गुजारते हैं ना, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, तो उसको सोलिनॉइड कहेंगे, ठीक है। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन प्रोटॉन विल बी, ठीक है। तो फिगर को देखें, फिगर को देखते ही समझ आ जाएगी, एक सोलिनॉइड है और एक प्रोटॉन आ रहा है उसकी तरफ, ठीक है। तो पूछा गया कि उस प्रोटॉन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो लगेगी वो किस तरह एक्ट करेगी। तो देखें, पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रोटॉन आ किस तरफ है। प्रोटॉन आ रहा है राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है। आप फिगर में देखें तो नजर आ रहा है राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है, सोलिनॉइड की तरफ आ रहा है। और सोलिनॉइड में जो करंट है वो उसकी डायरेक्शन भी आपको पता है, ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर मैं प्रोटॉन के परस्पेक्टिव से देखूं तो ये क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। अब राइट हैंड रूल हमें पता है, ठीक है। जो हमने फिंगर्स हैं उसको हमने करंट की तरफ कर्ल करना है, ठीक है। या फिर टीचर ने आपको बताया होगा, नहीं बताया तो मैं अगली अपनी वीडियोस में समझा दूंगा, ठीक है। आपने अपनी जो फिंगर्स हैं उनको कर्ल करना है जो करंट है उसकी तरफ, ठीक है। जैसे करंट मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, जैसे इस केस में मूव कर रहा है, ठीक है। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें और थंब को एक्सटेंड करें, थंब को बाहर निकालें। अब ये जो थंब आपका जो डायरेक्शन दे रहे हैं, ये नॉर्थ पोल की डायरेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। अब इस केस में डायरेक्शन किस तरफ होगी, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। लेफ्ट साइड पे नॉर्थ हो गया, राइट साइड पे साउथ हो गया, ठीक है। ये आपके पास मैग्नेट बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर से, मैग्नेट के अंदर से जो मैग्नेटिक फोर्स की, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, जो मैग्नेट के अंदर से होती है, वो होती है साउथ टू नॉर्थ, और मैग्नेट के बाहर से नॉर्थ टू साउथ। तो इसके अंदर से क्या हो गया, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, यानी राइट से लेफ्ट। और प्रोटॉन किधर से आ रहा है, प्रोटॉन भी राइट से लेफ्ट आ रहा है, ठीक है। तो दोनों जो हमारे पास होगी मैग्नेटिक फील्ड,
और जो प्रोटॉन के जो वेलोसिटी है उसकी जो डायरेक्शन वो आपके पास सेम होगी। ठीक है, दोनों चीजें सेम होगी। क्या क्या सेम हुआ है? प्रोटॉन की वेलोसिटी की डायरेक्शन और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन। तो दोनों के बीच में एंगल आ गया जीरो, तो साइन जीरो आपके पास हो जाता है जीरो, तो जो फोर्स होगी वो जीरो हो जाएगी। तो इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा सी, जो कि नो फोर्स है। ठीक है, तो आप लोगों ने हमेशा याद रखना कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट की जो बेसिस हो ना वो आप लोगों की हो। अगर आप लोग खाली रट्टा मारेंगे तो ये वाला एमसीक्यूज हो गया, पेपर में आया, सेंटअप में आया, जहाँ पे भी आया हो गया, लेकिन कभी थोड़ा घुमा फिरा के आ गया तो कंफ्यूज हो गया। तो इसलिए कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, रट्टा मारना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब हम अगले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। 11th MCQ, magnetic flux will be maximum when magnetic field is perpendicular to the plane area। तो देखिए यहाँ पे ना, अब आप लोग सोचेंगे कि सर हमने मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला पढ़ा था बी ए कॉस थीटा। ठीक है, वहां पे कॉस थीटा था, तो अगर मैक्सिमम कॉस थीटा निकालना है तो उसके लिए थीटा को 0 डिग्री होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आंसर में तो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये कैसे हो गया? तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये जो हम इस तरह कैसे पढ़ते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के, इसके अंदर जो हम लोग एरिया लेते हैं ना, ये दो तरह के एरिया होते हैं। एक होता है प्लेन एरिया, एक होता है वेक्टर एरिया। या फिगर में भी आपको दिखा सकता हूँ, ये जो ब्लू कलर का एरिया ना ये प्लेन एरिया है, और ये जो ब्लैक कलर का है ये क्या है? वेक्टर एरिया। ठीक है, हाँ ये जो प्लेन एरिया और वेक्टर एरिया होते हैं आपस में 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला में एरिया ना, ये प्लेन एरिया नहीं है, ये आपके पास होता है वेक्टर एरिया। ठीक है, तो अगर किसी चीज का प्लेन एरिया के साथ परपेंडिकुलर हो, ठीक है, अगर कोई चीज प्लेन एरिया के परपेंडिकुलर हो तो वेक्टर एरिया के साथ क्या होगी? वो वेक्टर एरिया के साथ पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल का मतलब है जीरो। तो मतलब थीटा क्या होगा? कॉस थीटा हमारे पास हो जाएगा जीरो, कॉस जीरो। ठीक है, और कॉस जीरो आपके पास होता है वन, तो मतलब हो गया मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो इसलिए ये आप लोगों ने समझना है कि एमसीक्यू में जो एरिया है वो प्लेन एरिया गिवन है या वेक्टर एरिया गिवन है। ठीक है, तो ये देख के जरा करना है। ठीक है, इस एमसीक्यू का आंसर होगा ए, जो क्या मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एरिया। 12th MCQ, the cause of induced EMF is change in magnetic flux, डी ऑप्शन है। 13th MCQ, Lenz's law is in accordance with the law of conservation of energy, बी। 14th MCQ, a metallic circular ring is suspending by a string and is kept in particular plane. When a magnet is pushed toward the ring, then it will get displaced away from the magnetic field according to the Lenz's law. So with this our video is concluded। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, and until next time, Allah Hafiz।